प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में, जो कि इमरजेंसी सिचुएशन में काम करता है। हमने क्या एग्जांपल लिया था? यूक्रेन में, जो कि वार कंडीशन है, इमरजेंसी सिचुएशन है, तो वहां पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव था। और आज की डेट में यूक्रेन की कंडीशन इज रियली गेटिंग वर्स एवरी डे। तो वी विश की सारी चीजें वहां नॉर्मलाइज हो जाएं, क्योंकि एवरीबडी इज सफरिंग अ लॉट। और जल्दी से वहां सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की जगह पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाए। तो इसी से आप समझ रहे होंगे कि पैरासिम्पैथेटिक का क्या मतलब है। इट इज टोटली रिवर्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमने ये पढ़ा था कि जैसे ही आपके बॉडी के चारों तरफ ऐसे इम्पल्सेस आते हैं या ऐसा इंफॉर्मेशन आती है कि बॉडी डेंजर में है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन क्या था? स्पाई थे, इम्पल्सेस हैं, वो कहाँ जा रहे थे? राजा के पास, ब्रेन, प्रेसिडेंट के पास। तो प्रेसिडेंट ने बोला कि ये इमरजेंसी सिचुएशन है, तो प्रीवियस सिचुएशन में उन्होंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट किया था। लेकिन अब इंफॉर्मेशन क्या जा रही है प्रेसिडेंट के पास कि सर कंडीशन नॉर्मल है, रिलैक्स्ड स्टेट में है। तो जो प्रेसिडेंट है वो क्या बोलेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शट डाउन कर दो और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर दो। मतलब कि अब रिलैक्स्ड स्टेट है, कोई डेंजर की सिचुएशन नहीं है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, तो अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आप रेस्ट करो। अब हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक है, मतलब सिंपैथी की जरूरत नहीं है, चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसको बहुत ही इजी है लर्न करना, क्योंकि जो भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा था उसका रिवर्स पैरासिम्पैथेटिक करेगा। जैसे सिंपैथेटिक क्या कर रहा था? स्केलेटल मसल की एक्टिविटी बढ़ा रहा था, कार्डिक आउटपुट बढ़ा रहा था, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ा रहा था, और जितने भी और सिस्टम्स हैं जिसकी उस समय कोई फंक्शन की जरूरत नहीं थी उसको स्लो डाउन कर रहा था, स्वेटिंग इंक्रीज हो रही थी। तो ये जितनी भी चीजें थी, माइंड रेसेस हो रहा था, उसका टोटली रिवर्स पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करेगा। क्योंकि जो पहले थी, हम इमरजेंसी में थे, बॉडी डेंजर में थी, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उसको बचाने के लिए जो एक्टिविटीज थी वो एक्टिवेट हो रही थी। पहले सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर था वो क्या था? एसीएच था। एसीएच कहाँ जा रहे थे? गैंग्लियन पे। गैंग्लियन से कह रहे थे कि आप एड्रिनालिन को रिलीज करिए, तो वहां पर प्री जो गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर था वो क्या था? एसीएच। और पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरोट्रांसमीटर था वो क्या था? एड्रिनालिन, मेन एजेंट जो हर इफेक्टर ऑर्गन पे जाके फाइनल जो काम करवाना था वो करवा रहा था। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे जो प्री गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर है वो भी एसिटाइल कोलिन है, और जो पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इफेक्टर ऑर्गन पे पहुंचेगा वो भी हमारा एसिटाइल कोलिन है। समझ गए? पहले में दो थे, एसीएच और उसके बाद था एड्रिनालिन। यहाँ पे एड्रिनालिन रश की जरूरत नहीं है, रिलैक्स्ड स्टेट है। तो यहाँ प्री गैंग्लियोनिक एसिटाइल कोलिन है और पोस्ट गैंग्लियोनिक भी एसिटाइल कोलिन है। अब इसकी वजह से यहाँ जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? दे आर नोन एज कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हमने दो पढ़े थे, अल्फा कंपनी, ब्रावो कंपनी। अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स थे जिससे एड्रिनालिन ज्वाइन हो रहा था और अलग अलग जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो फंक्शन हो रहा था। यहाँ पर सिर्फ एसिटाइल कोलिन ही है, वो ही रिसेप्टर से अटैच होता है। और यहाँ पे क्योंकि एसिटाइल कोलिन इज द ओनली न्यूरोट्रांसमीटर, तो रिसेप्टर्स क्या बोले जाते हैं? कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स। वहां पे क्या बोले जाते हैं? एड्रिनर्जिक रिसेप्टर्स। ठीक है। अब जो हमारे रिसेप्टर्स है ना, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, वो दो में डिवाइडेड हैं। एक तो है मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स, दूसरा है निकोटिनिक रिसेप्टर्स। वैसे तो इजी है, आप याद रख सकते हो M and N। नहीं याद रहता तो हम दूसरी तरीके से भी याद कर सकते हैं, मस्कैरिनिक एंड निकोटिनिक। मस्कैरिनिक मतलब मुस्कुरा के, और निकोटिनिक मतलब निकलो। तो अब मुस्कुरा के कब निकलोगे? जबकि अच्छी सिचुएशन होगी, रिलैक्स स्टेट होगी। ऐसी इमरजेंसी में तो मुस्कुराना भी आदमी भूल जाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो रिसेप्टर्स हैं वो कौन से हैं? मस्कैरिनिक, मुस्कुरा के, निकोटिनिक, निकलो। ठीक है। अब ये जो रिसेप्टर्स है ना, फर्दर इनमें थोड़ा सा याद करने वाले काम है। जैसे मस्कैरिनिक जो है वो हमारे पास 5 टाइप्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और वहीं जो निकोटिनिक है वो हमारे 2 हैं, NM एंड NN। अब ये शुरू हो गया भाई M1, M2, M3। अब ये इतने सारे कैसे याद करेंगे ना,
क्योंकि हमें ये भी देखना है कि ये जो M1, M2, M3, M4 और M5 जितने भी हैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हो, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जिससे आप शायद रिलेट कर पाओगे। तो यहाँ पे आप सोचो कि आप एक कॉलेज के स्टूडेंट हो जिसमें प्री लंच मतलब लंच से पहले आपके 5 लेक्चर्स होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है। लंच के बाद आप भागते हो, तो जो प्री लंच है उसके हमारे जो 5 लेक्चर हैं उसके अकॉर्डिंगली हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले है आपका फर्स्ट M1 जो मस्कैरिनिक रिसेप्टर है, फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में क्या स्टेट होती है, खाना वाना खा के आए हो, ब्रेकफास्ट करके आए हो, ज्यादातर लोग ब्रेकफास्ट करके आते हैं, नहीं करके आते तो करके आया करो। तो आपका GI ट्रैक्ट मतलब खुश है। दूसरा, थोड़े से आप अलर्ट भी ज्यादा हो ना, फर्स्ट लेक्चर है, ज्यादा अटेंटिव हैं। तो ये जो M1 रिसेप्टर होते हैं ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, CNS में होंगे और GI ट्रैक्ट में होंगे, याद हो गया। सेकेंड लेक्चर आ जाओ। अब सेकेंड लेक्चर में क्या हुआ कि थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, इधर उधर गप्पे भी चल रहे हैं, इसने ऐसे किया उसने वैसे किया, तो थोड़ा दिल का भी इन्वॉल्वमेंट हो गया है। ऐसे वैसे आप फिजियोलॉजी में पढ़ोगे, ऐसा कहीं नहीं होता कि हार्ट का कोई भी रिलेशन इस तरह से होता है, लेकिन हम बेचारे को जबरदस्ती इन्वॉल्व कर लेते हैं। तो जो सेकेंड लेक्चर है उसमें मतलब जो M2 रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे हैं, हार्ट में है और CNS में है। देखो CNS को हम नहीं भूल सकते क्योंकि जितने भी हमारे मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स हैं वो CNS में तो होते ही होते हैं। तो एक चीज तो आपको हमेशा ऐड करनी है M1 से लेके M5 तक की CNS में तो ये रिसेप्टर्स होते ही होते हैं। फर्स्ट लेक्चर हो गया। सेकेंड लेक्चर में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हुआ, हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, तो वो कहाँ पे M2 रिसेप्टर्स कहाँ पे है, हार्ट में है और CNS तो हो गई। अब आ जाओ थर्ड लेक्चर। थर्ड लेक्चर हमारा फ्री है, उस समय थोड़ा सा हमें रिलैक्सेशन मिला है। रिलैक्सेशन मिला है तो क्या होगा, आंखें भी थोड़ी थक रही हैं, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं। फिर बहुत बातें हो रही हैं, बात कर रहे हैं, तो आपका जो ब्रीदिंग है वो भी थोड़ी अफेक्ट हो रही है। ब्रीदिंग अफेक्ट हो रही है मतलब ब्रोंकस में भी ये प्रेजेंट है। तीसरा क्या है, थोड़ा पेट में भी लग रहा है कि भूख लग रही है, कुछ और खा के आते हैं, चलो कैफेटेरिया ऐसे ही हुआ आते हैं, तो GI ट्रैक्ट में भी होते हैं। और CNS तो हमारा होने ही वाला है। और अब चलो वॉशरूम आते हैं, तो ब्लैडर। तो जो M3 है ना, थर्ड लेक्चर, M3 रिसेप्टर वो हमारे CNS तो है ही, ब्लैडर, आईज, ब्रोंकस, ग्लैंड्स, इन सब जगह पे M3 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। अब आ जाओ भाई फोर्थ एंड फिफ्थ लेक्चर। हो गया ना, गैप काफी हो गया थर्ड लेक्चर में, तो फोर्थ फिफ्थ में सिर्फ पढ़ना है, बहुत अलर्ट रहना है। होता नहीं है ऐसा, लेकिन आप याद करने के लिए इजी है कि क्योंकि उसके बाद लंच होने वाला है, तो आप ज्यादा अलर्ट हो गए कि चलो भाई M4 M5 खत्म करो। तो M4 और जो M5 रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट ओनली इन द CNS। तो ये हो गए हमारे 5 मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। अब आ जाते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर्स। निकोटिनिक रिसेप्टर्स हमारे 2 हैं, NM एंड NN। तो जो NM रिसेप्टर है ना, तो आप याद रखने के लिए कर सकते हो कि ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। तो NM इज प्रेजेंट इन द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब जब एसिटाइल कोलिन इस NM रिसेप्टर के साथ अटैच होता है तो क्या करता है, वो स्केलेटल मसल की एक्टिविटी को, कंट्रैक्शन को कम कर देता है। अब आ जाओ आप दूसरा वाला NN जो रिसेप्टर होता है, न्यूरोनल निकोटिनिक जो रिसेप्टर है, उसमें क्या होता है, ये गैंग्लियन में प्रेजेंट होता है और ये गैंग्लियन की डीपोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हो गए हमारे सारे रिसेप्टर्स, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स, मस्कैरिनिक के 5 जो हमने 5 लेक्चर से पढ़े, और निकोटिनिक के 2 जो कि हमारे NM एंड NN रिसेप्टर्स हैं। अब इसके बाद जो सब कुछ पहले हुआ था ना, उसका रिवर्स होने लगेगा। आईज पे जाएगा, तो आईज पे इफेक्ट आएगा तो क्या होगा, वहां पे हमारा डायलेशन हो रहा था, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि हमें बहुत वाइड विजन की जरूरत नहीं है। हम नियर जो ऑब्जेक्ट है उसको देखना ज्यादा इस समय हमारी रिक्वायरमेंट है। फोन देख रहे हो आराम से रिलैक्स होके, बुक पढ़ रहे हो, मतलब नियर बाय आप रिलैक्स्ड स्टेट में हो, आपको भागना दौड़ना नहीं है, तो उस समय पे प्यूपिल का क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा। स्वेटिंग क्या होगी, रिड्यूस हो जाएगी। डाइजेशन की एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ब्रीदिंग रेट रिड्यूस हो जाएगी। हार्ट रेट रिड्यूस हो जाएगी, नॉर्मल स्टेट में आ जाएगी। और उसके साथ साथ क्या होगा, क्योंकि जब आप कंफर्टेबल स्टेट में होते हो तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेक्सुअल एक्टिविटीज के लिए भी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो जरूरी होता है। उसके साथ साथ जितना भी आपका वेस्ट बन रहा है ना बॉडी में, वो सब थ्रो आउट करने की जरूरत है। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तो आपका
ब्लैडर में एक्टिविटी बढ़ेगी, डेफिकेशन बढ़ेगा, मिक्चुरेशन बढ़ेगा, मतलब स्फिंक्टर्स जो होंगे अब रिलैक्स हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे। और उसके साथ क्या होने वाला है, वहां पे हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, तो क्या हो रहा था, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। यहाँ पे हमें एनर्जी को स्टोर करना है, तो क्या होने लगेगा, ग्लाइकोजेनेसिस। फाइन। तो टोटली मतलब अगर आपने एक चीज अच्छे से याद रखी है ना, तो उसका उल्टा काम हमें पैरासिम्पैथेटिक में कर देना है। तो इसीलिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्स एंड डाइजेस्ट, मतलब खाओ पियो और रिलैक्स करो। सो दिस इज ऑल अबाउट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप कि आप लोग इसे याद रखोगे। थोड़ा सा एक बार बुक में से पढ़िए, रिवाइज करिए, बार बार जब आप इसको सुनेंगे तो बहुत इजीली आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो आगे के वीडियो में और कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक यू सो मच।